नमस्कार, मैं भूपेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे परिकल्पना क्या होती है, परिकल्पना की परिभाषाएं क्या हैं और क्या उसकी विशेषताएं होती हैं, यानी डेफिनेशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस। जब कोई अनुसंधानकर्ता या रिसर्चर, यानी जो शोध करने वाला है, शोधकर्ता, किसी अनुसंधान या रिसर्च की जो समस्या है, यानी जो रिसर्च की जा सकती है, उसका कोई जांचने योग्य प्रस्ताव यानी टेस्टेबल प्रपोजिशन के तौर पर अस्थायी समाधान प्रस्तुत करता है, यानी कोई टेंटेटिव सॉल्यूशन जब प्रस्तुत करता है किसी अनुसंधान योग्य समस्या का, तो यह जांचने योग्य जो प्रस्ताव होता है, यानी जो टेस्टेबल प्रपोजिशन होती है, ये अनुसंधान की भाषा में इसको परिकल्पना या प्राकल्पना कहा जाता है। अंग्रेजी में परिकल्पना या प्राकल्पना को हाइपोथेसिस कहते हैं। परिकल्पना किसी अनुसंधान की समस्या के लिए प्रस्तावित किया हुआ जांचने योग्य अस्थायी उत्तर होता है। यानी परिकल्पना क्या है? कोई रिसर्च कर रहा है, जो रिसर्चर है या अनुसंधान करता है या शोध करता है, तो उसने जो शोध की समस्या ली है या अनुसंधान की जो समस्या ली है या अनुसंधान का जो क्षेत्र लिया है ना, उसके लिए प्रस्तावित किया हुआ जो जांचने योग्य अस्थायी आंसर है या उत्तर है, वही क्या है? परिकल्पना है। लेकिन जो आधुनिक अनुसंधान करता है वो ऐसा मानते हैं कि जो परिकल्पना है वो दरअसल यानी हाइपोथेसिस अनुसंधान में उपस्थित चरों के बीच कारण प्रभाव यानी कोजल इफेक्ट रिलेशनशिप के संबंध को बताने वाला कथन है। कहने का मतलब ये है, परिकल्पना क्या है कि जो चर हैं, जो वेरिएबल्स हैं, उनके बीच में कौन सा तो कारण होगा और कौन उस पर प्रभाव डालेगा, तो ये दोनों के बीच संबंध बताने वाला कथन परिकल्पना है। दरअसल किसी घटना की व्याख्या करने वाला कोई तर्कपूर्ण सुझाव अथवा अलग अलग या भिन्न दिखने वाली कई घटनाओं के बीच में संबंधों की व्याख्या करने वाला कोई तर्कपूर्ण सुझाव, यानी जो लॉजिकल सजेशन है, वो जिसका परीक्षण किया जा सके, परिकल्पना कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि कोई एक घटना है, उसकी व्याख्या करने का कोई तर्कपूर्ण सजेशन दिया गया है या जो प्रपोजिशन है, तो वो अथवा बहुत सारी घटनाओं के बीच जो संबंध है उनकी व्याख्या करने के पीछे कोई प्रपोजिशन या तर्कपूर्ण सुझाव दिया गया है, तो है ना, जिसका परीक्षण किया जा सके, जिसको टेस्ट किया जा सके, जिसको जांचा जा सके, तो वही क्या कहलाती है? परिकल्पना या हाइपोथेसिस वो कहलाती है। साधारण जो शब्दों में हम बात करें तो परिकल्पना से तात्पर्य ऐसे अस्थायी विचार यानी प्रोविजनल थॉट, प्रोविजनल आइडिया से है जिसकी विशेषताएं अथवा गुण या योग्यताएं अभी तय नहीं किए जा सकते। कहने का मतलब ये है कि चूंकि अभी हमने पढ़ा है कि ये माना हुआ हल है, यानी ये अस्थायी आंसर है किसी समस्या के लिए सुझाया गया, तो दरअसल में चूंकि अस्थायी आंसर है या अस्थायी विचार है, तो इसकी विशेषताएं अथवा गुण क्या है अभी तय नहीं किए जा सके हैं, तो वही क्या है? परिकल्पना होती है। जिन परिकल्पनाओं को परीक्षणों के आधार पर परीक्षित किया जा चुका हो, यानी जो हाइपोथेसिस टेस्ट की जा चुकी हो है, तथा जिनके आधार पर सामान्यीकरण यानी जनरलाइजेशन किया जा सकता हो, तो वो हाइपोथेसिस सिद्धांत कहलाती हैं, यानी थ्योरी या प्रिंसिपल उनको कहा जाता है। फिर वो परिकल्पनाएं नहीं रहती, वो सिद्धांत या थ्योरी या प्रिंसिपल बन जाती हैं। अब हम बात करेंगे कि परिकल्पना की विभिन्न परिभाषाएं क्या हैं और विभिन्न जो अनुसंधान करता है उन्होंने क्या परिकल्पना की परिभाषाएं दी हैं। कर्लिंगर बहुत अच्छे अनुसंधानकर्ता हुए हैं, उन्होंने कहा है कि परिकल्पना दो या अधिक चरों के संबंधों का कथन है,
यानी दो या दो से अधिक जो वेरिएबल्स हैं उनके जो रिलेशनशिप है उनका कोई स्टेटमेंट हो तो वो क्या है, परिकल्पना है, ऐसा कर्लिंगर ने कहा है। इसी तरह मैकगुइगन के अनुसार परिकल्पना दो या अधिक चरों के कार्यक्रम संबंधों का परीक्षण योग्य कथन है। यानी इन्होंने भी बात वही कही है कि कथन है, लेकिन ऐसा कथन जिसका टेस्ट किया जा सकते, जिसको जांचा जा सके, यानी जिसकी परख की जा सके, है ना। परखने के अलग स्तर हो सकते हैं लेकिन जिसको टेस्टिंग किया जा सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि इसमें एक चीज तो है, जब जांचा परखने की बात आती है तो इसको बोलते हैं एम्पिरिकल, है ना। एम्पिरिकल यानी जो अनुभवात्मक प्रकार की जो विशेषता है वो इसमें पाई जाती है, यानी अनुभव के आधार पर इसको परीक्षित किया जा सकता है, यानी जांचा जा सकता है। टाउनसेंड ने ये कहा है कि परिकल्पना अनुसंधान की समस्या के लिए सुझाया गया उत्तर है। यानी कोई अनुसंधान समस्या है तो उसके लिए कोई यदि कोई उत्तर बताया गया है या सुझाया गया है, वो क्या है, वही परिकल्पना है। अब इन सब परिभाषाओं के आधार पर ये कहा जा सकता है कि परिकल्पना दो या दो से अधिक चरों के अनुमान के आधार पर, अनुमान यानी अनुमान लगाना के आधार पर तर्कपूर्ण, कार्यक्षम, प्रस्तावित और परीक्षण योग्य कथन है। यानी वो लॉजिक तो है ना, जिस पर एक्शन लिया जा सके, यानी एक्शन जिसमें हो, प्रस्तावित है, प्रपोजिशन उसमें है ही, और टेस्टेबल है ना। तो परीक्षण योग्य एक कथन है जो यह बताता है कि हम क्या देखना चाहते हैं। जांच के बाद यह कथन सही हो भी सकता है और गलत भी हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य परिकल्पना चूंकि सुझाव का उत्तर होती है तो ये सही या गलत नहीं हो, भी सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, दोनों चीजें इसमें हो सकती हैं। अब हम बात करेंगे कि एक बहुत ही अच्छी परिकल्पना अनुसंधान के लिए लेनी है तो इसकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए, यानी क्या योग्यताएं हों, यानी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो परिकल्पना की, कि जो एक अनुसंधान के लिए अच्छी परिकल्पना चयनित हो जाए या चयन की जा सके। परिकल्पना की परीक्षणों के आधार पर जांच की जा सकती हो, ऐसी परिकल्पना बनानी की आवश्यकता होती है, बनानी चाहिए अनुसंधान में। कहने का मतलब है कि परिकल्पना में अनुभवजन्य संदर्भ यानी एम्पिरिकल रेफरेंस होना जरूरी है। यानी उसमें अनुभवों की संख्या होगी, अनुभव के आधार पर उसमें रेफरेंस डाले जाएंगे तो वो क्या होगा कि परिकल्पना अच्छी मानी जाएगी क्योंकि वो जांची जा सकेगी। दूसरी जो विशेषता है वो यह है कि परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस स्पष्ट और सटीक होनी चाहिए। यदि परिकल्पना स्पष्ट और सटीक नहीं है तो इसके आधार पर प्राप्त निष्कर्षों को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता, यानी जो रिजल्ट प्राप्त होंगे वो रिलायबल नहीं होंगे। कहने का मतलब है जो परिकल्पना स्पष्ट और सटीक होनी चाहिए, यानी उसका वो कथन है वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। अगली जो विशेषता है वो है कि निर्मित की जाने वाली समस्त परिकल्पनाओं या परिकल्पना जो हम बना रहे हैं या अनुसंधानकर्ता बना रहा है उसका संबंध जो समस्या का क्षेत्र है, यानी जिस अध्ययन का जो क्षेत्र है ना, उस क्षेत्र में पहले यदि कोई परिकल्पनाएं बनाई गई हों, है ना, या पूर्व में कुछ परिणाम जो प्राप्त हुए हों उस क्षेत्र से संबंधित, तो वो क्या है कि उससे संबंधित होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि परिकल्पना जो समस्या या अध्ययन के क्षेत्र से अलग बने या विरोधाभासी हो तो वो समस्या, वो जो परिकल्पना है वो अच्छी नहीं मानी जा सकती। चौथी जो अलग से एक विशेषता है वो है निर्मित परिकल्पनाएं, जो परिकल्पना निर्माण की जाएगी वो मितव्ययी यानी थ्रिफ्टी होनी चाहिए। मितव्ययिता का मतलब ये है कि भाई वो उसमें खर्चा कम आना चाहिए, ऐसा नहीं हो जिसको टेस्ट करने में ही इतना खर्चा है जितना अनुसंधान में नहीं हो। तो कहने मतलब वो आसानी से मापी जा सकती हो या जिसको हम आसानी से परीक्षण किया जा सकता हो और बहुत ही कम खर्चे में उसका परीक्षण हो जाए।
अगली जो विशेषता है वो है परिकल्पना को तार्किक यानी लॉजिकल और व्यापकता यानी कॉम्प्रहेंसिवनेस लिए हुए होना चाहिए। यानी जो परिकल्पना व्यक्ति बनाए या अनुसंधानकर्ता बनाता है तो लॉजिकल हो और व्यापकता लिए कॉम्प्रहेंसिवनेस हो। यानी लॉजिकल का तात्पर्य है जिसका परीक्षण किया जा सकता हो। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इलॉजिकल प्रकार की परिकल्पनाएं नहीं बनाई। जैसे अनुमान के तौर पर यह कहा जा सकता है कि अब जैसे परिकल्पना कोई बना दे कि चंद्रमा धरती पे आ जाए तो क्या होगा, तो ऐसी परिकल्पनाएं बना दे। लेकिन अब चूंकि कहने का तात्पर्य है कि इसको जांचना बड़ा कठिन होगा, है ना। तो परिकल्पनाएं ऐसी बनाई जाए कि जो लॉजिक पूर्ण हो, यानी जिनको तर्कों के आधार पर सिद्ध किया जा सके और व्यापकता लिए होनी, यानी कॉम्प्रहेंसिवनेस उसमें ये होनी चाहिए कि वो एक व्यापक परिणाम प्रदान कर सके जिसका जनरलाइजेशन या सामान्यीकरण किया जा सके। अगली जो विशेषता है वो है निर्मित परिकल्पना का संबंध अध्ययन क्षेत्र के मौजूदा सिद्धांतों एवं तथ्यों से होना चाहिए। यानी जो परिकल्पना अनुसंधानकर्ता बनाता है या बनाएगा तो वो ऐसी होनी चाहिए, यानी उसका संबंध होना चाहिए अध्ययन क्षेत्र के मौजूदा जो प्रिंसिपल्स हैं उनसे और तथ्यों से। यानी ऐसा नहीं हो कि अध्ययन क्षेत्र कुछ और परिकल्पनाएं कुछ बन गई हैं, यानी उसमें जो मौजूदा जो अध्ययन क्षेत्र है या समस्या का क्षेत्र उसके प्रिंसिपल से और फैक्ट से कुछ लेना देना ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगली जो समस्या है वो है परिकल्पना को संप्रत्यात्मक यानी कंसेप्चुअल रूप से स्पष्ट होना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि परिकल्पना में इस्तेमाल किए गए संप्रत्यय यानी अवधारणा, यानी जो कंसेप्ट्स परिकल्पना में लिए गए हैं या आए हैं, है ना, वो वस्तुनिष्ठ ढंग से परिभाषित होने चाहिए, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप से परिभाषित होने चाहिए। बिल्कुल क्लियर कट, उसमें किसी प्रकार का विवाद नहीं होना चाहिए। परिकल्पना अनेकार्थक और संदिग्धार्थक यानी एम्बिगुअस सूचनाओं से या अर्थों से मुक्त होनी चाहिए। यानी उसमें इस तरह की आइडियोलॉजी या इस तरह के शब्द ना हो, इस तरह के संप्रत्यय ना हो जो एक के साथ ज़्यादा अर्थ देते हों, एक से ज़्यादा, और संदिग्ध हो, यानी जिनके आधार पर हम कुछ परिणाम ना निकाल पाए, ऐसी सूचनाएं से मुक्त होनी चाहिए परिकल्पनाएं। इसमें प्रयुक्त शब्दावली सभी के लिए स्पष्ट और स्वीकार्य होनी चाहिए। यानी परिकल्पना को जब बनाया जाता है तो उसमें जो शब्दों का उपयोग किया जाता है वो एक तो स्पष्ट हो कि परिकल्पना क्या कहती है या किस मतलब उसका परिणाम क्या होगा, है ना, परिणाम पे पहुंचा जाएगा या नहीं जाएगा, तो ये स्पष्ट करता हो। और दूसरा, वो एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, यानी ऐसी परिकल्पना न बनाई जाए जो किसी को स्वीकार्य न हो, यानी लॉजिकल रूप से स्वीकार्य न हो। यानी इलॉजिकल होगी तो ऑब्वियसली वो उसको स्वीकार कोई करेगा ही नहीं। अगली जो विशेषता है वो ये है कि परिकल्पना उन तकनीकों के लिए यानी टेक्नोलॉजीज के लिए प्रासंगिक होनी चाहिए जो कि परीक्षण के लिए उपलब्ध है। यानी ऐसी टेक्नोलॉजी जो टेस्टिंग के लिए अवेलेबल है ना, तो उनके लिए प्रासंगिक होनी चाहिए। एक शोधकर्ता को परिकल्पना तैयार करने से पहले व्यवहारिक तकनीकों के बारे में पता होना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि परिकल्पना क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे बनाई जाती है ना, क्यों बनाई जाती है, ये जो व्यवहारिक जो टेक्नोलॉजी है इसके बारे में पता होना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि परिकल्पना का क्या मतलब रहेगा, क्यों बनाई जाएगी, है ना, परिणामों को कैसे निकाला जाएगा, एनालिसिस कैसे किया जाएगा, यानी विश्लेषण, है ना। तो ये सारी चीज़ें परिकल्पना के बारे में पता हो तब ही परिकल्पना बनानी चाहिए, है ना। तो कहने का मतलब है कि जो व्यवहारिक तकनीकों के बारे में यदि पता होगा तो परिकल्पना अच्छी बन पाएगी, है ना। तो उन तकनीकों के लिए प्रासंगिक परिकल्पना ही बनानी चाहिए जो कि परीक्षण के लिए मौजूद हैं, उपलब्ध हैं। अगली जो विशेषता है वो है परिकल्पना में पूर्व कथन यानी प्री एजम्पशंस अथवा भविष्यवाणी कर सकने की क्षमता होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो परिकल्पना बनाए तो वो ऐसी हो जो जिसके आधार पर पूर्व कथन किया जा सके और भविष्यवाणी कर सकने की उसमें क्षमता होनी चाहिए ताकि अनुसंधान में गतिशीलता बनी रहे। अब परिकल्पना में वो जैसा कि हमने पढ़ा है कि
परिकल्पना किसी अनुसंधान के लिए सुझाया गया अस्थायी उत्तर है। अब अस्थायी उत्तर ही नहीं मिलेगा तो व्यक्ति आगे कैसे बढ़ेगा? तो कहने का मतलब ये है कि अनुसंधान में गतिशीलता बनी रहे, इसके लिए पूर्व कथन और भविष्यवाणी कर सकने की क्षमता परिकल्पना में होनी चाहिए, ऐसी परिकल्पना बनाई जाए। अगली जो विशेषता है वो है परिकल्पना का अवलोकन योग्य तथ्यों, विचारों, सूचनाओं के साथ निकट संपर्क होना चाहिए। यानी परिकल्पना ये कि जो ऑब्जर्व किए जाने वाले फैक्ट्स हैं या आइडियाज हैं, थॉट्स हैं ना, और इन्फॉर्मेशन हैं, तो उनके साथ निकट संपर्क हो, यानी वो उनके इर्द गिर्द बननी चाहिए। क्योंकि अनुसंधान में ऐसे तथ्यों, विचारों और सूचनाओं को कोई स्थान नहीं होता जिनका अवलोकन नहीं किया जा सकता। और कहने का मतलब ये है कि ऐसे परिकल्पना उस प्रकार की बनाए जाए जिसमें फैक्ट्स है ना, यानी तथ्यों, विचारों यानी आइडियाज और इंफॉर्मेशन यानी सूचनाओं का अवलोकन किया जा सके। ठीक है ना, ऐसी चीज़ों के लिए परिकल्पना न बनाया जिनका अवलोकन नहीं किया जा सकता हो, क्योंकि जब अवलोकन ही नहीं कर पाएंगे तो उनका परीक्षण संभव नहीं हो पाएगा। और ये तो पहली विशेषता थी कि ऐसी परिकल्पना हो जिसका परीक्षण किया जा सके। ठीक है, अगली जो विशेषता है वो है परिकल्पना को इतना साधारण होना चाहिए कि एक आम आदमी भी समझ सके। क्योंकि यदि वो कॉम्प्लिकेटेड होगी तो वो समाज के तो किसी मतलब की नहीं रह जाएगी। तो सामाजिक तौर पर किसी अनुसंधान का अर्थ होना जरूरी है, यानी वो उपयोगी होना जरूरी है। कोई भी अनुसंधान हो समाज के लिए उपयोगी नहीं है तो कोई काम का नहीं है। तो परिकल्पना को एक साधारण व्यक्ति समझे, आम आदमी समझे, इसी प्रकार से बनाना चाहिए। पीवी यंग जो महोदय हैं उन्होंने कहा है कि यदि एक अनुसंधानकर्ता के पास अनुसंधान समस्या के प्रति अधिक अंतर्दृष्टि यानी इंसाइट है तो परिकल्पना सरल होगी। कहने का मतलब है यदि जो अनुसंधान करता है उसके पास इंसाइट अच्छी है, अंतर्दृष्टि अच्छी है उसकी, है ना, सूझ उसमें है, तो अच्छी परिकल्पना बनाएगा और सरल बनाएगा। उसी प्रकार डब्ल्यू ओशियन ने भी कहा है कि एक परिकल्पना उस तरह के ब्लेड की तरह तेज होनी चाहिए। यानी जैसे उस तरह की ब्लेड होती है ना, धारदार, जो आसानी से काट देती है, किसी चीज़ को शेविंग कर देती है ना, बालों को कटिंग करती है। तो कहते हैं कि वो इसी तरह होनी चाहिए परिकल्पना भी, ताकि बिल्कुल स्मूथली चले और स्मूथली यानी सरलतापूर्वक वो काम कर पाए, हम उसके से परिणाम आसानी से निकाल सकें। अतः अच्छी परिकल्पना सरल होनी चाहिए और उसमें कोई जटिलता नहीं होनी चाहिए, यानी वो कॉम्प्लिकेटेड ना हो, कोई कॉम्प्लेक्स उसमें नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आसान सी होने वाली परिकल्पना बनाई जाए ताकि परिणाम भी निकाले जा सकते हैं और समाज उपयोगी परिणाम निकल सके और जनरलाइजेशन या सामान्यीकरण उसका किया जा सके। अगली जो विशेषता है वो है कि परिकल्पना में स्थिरता होनी चाहिए, यानी स्टेबिलिटी परिकल्पना में हो। कहने का तात्पर्य ये है कि परिकल्पना जो बनाई जाए वो विरोधाभास यानी कॉन्ट्राडिक्शंस और द्वंद्व यानी कॉन्फ्लिक्ट से मुक्त होनी चाहिए। यानी कहीं किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए उसमें कि ये कहा जाए जब परिणाम प्राप्त हों तो परिणामों में ये आए कि ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। कहने का मतलब द्वंद्वात्मक प्रकार के परिणाम उससे प्राप्त नहीं होने चाहिए। तो कहने का मतलब है परिकल्पना में यदि स्थिरता होगी तो उसमें विरोधाभासों से भी बची रहेगी, यानी विरोधाभास उसमें नहीं होंगे और द्वंद्व नहीं होंगे, तो उसके परिणाम अच्छे प्राप्त होंगे। तो ये परिकल्पना में ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगली एक विशेषता है कि परिकल्पना नया ज्ञान प्रदान करने में सक्षम हो। यानी जो परिकल्पना बनाई जाए, हाइपोथेसिस जो बनाई जाए, वो ऐसी हो जो नया ज्ञान प्रदान करने में सक्षम हो, है ना, ताकि क्योंकि परिकल्पना का उद्देश्य भी यही होता है, उसका महत्व इसीलिए है कि जो अनुसंधान के क्षेत्र में नए जो ज्ञान हो रहे हैं, नए अनुसंधान हो रहे हैं, उसके बारे में यानी नए चीज़ के बारे में नॉलेज दे सकने में सक्षम हो और नए ज्ञान की खोज करने के लिए प्रेरित करने वाली भी होनी चाहिए। यानी परिकल्पना ऐसी हो कि जो ऐसी होनी चाहिए कि जो नए ज्ञान की खोज करने के प्रेरित हो, यानी वो प्रेरणा प्रदान करे और व्यक्ति में ये अभिवृत्ति जगे कि भाई ज्ञान की नई खोज कर सके, यानी अनुसंधान तभी आगे बढ़ता रहेगा। J.S. मिल ने कहा है कि इसी बारे में कि परिकल्पना नए ज्ञान का सबसे अच्छा स्रोत है। यानी जो परिकल्पना है
वो नए ज्ञान के लिए एक बहुत अच्छे सोर्स के रूप में कार्य करता है, जो नवीन खोजों के लिए नए तरीकों की रचना करने में सक्षम है। यानी परिकल्पना क्या करती है, नवीन खोजों के लिए नए नए तरीके सुझाती है। तो इससे क्या होता है कि अनुसंधान में नई खोजों के लिए व्यक्ति प्रेरित होता है और नया ज्ञान उसको प्राप्त होता है। इसी के साथ धन्यवाद।